नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स डेट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स डेट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, पहला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास m इज कीप्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface on A is F. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारी बात है। पहली बात तो ये है कि बॉडी जो है वो किसी भी तरीके का मोशन शो करने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम एफबीडी बनाते हैं। ये हमने एफबीडी बनाया, एम मास का ब्लॉक हो गया। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। इस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो है कैपिटल एफ। बच्चों ग्राउंड के कारण इस पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगने वाला है इसको हमने बोला फ्रिक्शन। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास एम इज नॉट मूविंग, तो जितना फोर्स आगे लगेगा उतना ही पीछे लगेगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो आगे लगाएंगे 2 न्यूटन, तो पीछे भी 2 न्यूटन, आगे 10 न्यूटन तो पीछे भी 10 न्यूटन। तो जितना आगे उतना पीछे, बिकॉज देर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा बच्चों उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है, लेकिन ये हमेशा छोटी या बराबर होगी लिमिटिंग वैल्यू से, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सीड इट्स लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन फोर्स की वो होती है बच्चों म्यू इंटू एन के बराबर। अब सवाल में ना तो नॉर्मल की बात की गई है ना एफ की बात की गई है, पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, और दोनों ही फोर्स नॉर्मल भी और फ्रिक्शनी दोनों ही फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई किए गए हैं, ये जो फोर्स लगाए गए हैं, ये फोर्स जो है बच्चों दीज फोर्सेस आर ड्यू टू द ग्राउंड। अच्छा हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये जो F है डेट इज अप्लाइड फोर्स को मैं यहाँ पर FA लिख लेता हूँ। आई थिंक डेट इज मोर बेटर। और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों, एज पर द क्वेश्चन कॉन्टैक्ट फोर्स को F बोला गया है। तो जो फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस है जिसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, डेट इज इक्वल टू F। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, समझ सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बच्चों वो बराबर होगा नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स के, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये बराबर होगा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन के स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो फ्रिक्शन जो होगा बच्चों डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। अगर हम लिमिटिंग वैल्यू तक जाएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन है, और अगर अप्लाइड फोर्स 0 होगा तो फ्रिक्शन वैसे ही 0 होगा। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, तो यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है या जो नेट फोर्स है वो कितना होगा बच्चों, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो नॉर्मल, और लेस देन इक्वल टू अगर हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे नॉर्मल बाहर आ जाएगा और अंदर की तरफ होगा म्यू का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो नॉर्मल यहाँ पर बच्चों mg के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg एंड लेस देन इक्वल टू mg इंटू म्यू का स्क्वायर प्लस 1। तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए बच्चों कैलकाटा। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है 0.5। व्हाट द मिनिमम फोर्स F शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो mg के कंपोनेंट होंगे इधर की तरफ लगेगा बच्चों mg cos थीटा,
और इधर की तरफ लगेगा mg साइन थीटा। अगर यहां पर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो इसे रोकने के लिए जरूरी है बच्चों फ्रिक्शन, और ये होगा बच्चों नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल देखें बिना किसी कंफ्यूजन के। नॉर्मल जो होगा वो अप्लाइड फोर्स F और mg कोस थीटा दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल बराबर mg कोस थीटा प्लस अप्लाइड फोर्स F होगा। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर बच्चों बराबर होगा आपका mg साइन थीटा के। और यहाँ पर बच्चों ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है बच्चों म्यू इनटू एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। फ्रिक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है बच्चों mg साइन थीटा, और साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों mg साइन थीटा, तो यहाँ पर मास भी हमें दिया हुआ है, मास हमको दिया हुआ है बच्चों 2 kg, और थीटा भी हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हम लिखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी 2g साइन 30 डिग्री बराबर आएगा म्यू की वैल्यू है 0.5। सबसे पहले हम बात करते हैं mg कोस थीटा, तो mg कोस थीटा यानी 2g कोस 30 डिग्री और प्लस फोर्स F। तो F अगर हम यहां से देखेंगे बच्चों, फोर्स F की वैल्यू ये बराबर होगा 0.5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2g साइन 30 यानी 10 गुणा 2 यानी 20, और 20 माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2g कोस 37 डिग्री, 2g यानी 20 कोस 37 की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर √3/2। तो इसको आप बच्चों फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा आंसर 2.68 न्यूटन के बराबर आएगा। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। वापस से हम यहाँ पर बच्चों फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों सवाल में, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept on a rough horizontal floor and pulled with a force F. If the coefficient of friction is 0.5, the minimum force required to move the block is। अब यहाँ पर देखिए कि F की मिनिमम वैल्यू की इसको हम खींच सकें, तो जब इसे हम खींच रहे होंगे that means it is just about to leave contact with the surface, तो लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा उस मोमेंट पे वो बराबर होगा बच्चों लिमिटिंग वैल्यू के। तो सबसे पहले तो हम अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे इस फोर्स के, तो ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों ये तो आएगा F कोस 37 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा डेट इज F साइन 37 डिग्री। दूसरी बात है ये तो हमने इस फोर्स के बच्चों कंपोनेंट ले लिए, इसके अलावा पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और नीचे की तरफ बच्चों यहाँ पर mg लगेगा। mg सीधे मैं 20 न्यूटन बोल देता हूँ, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में तो किसी भी तरह का कोई मोशन होने वाला नहीं है, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो ऊपर लगने वाले जो हमारे फोर्सेज, एक नॉर्मल है और एक F साइन 37 डिग्री, तो नॉर्मल प्लस F साइन 37 डिग्री बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल निकल जाएगा। और दूसरी बात जो है बच्चों यहाँ पर वो ये है कि फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर जो है आपका जितना आगे उतना पीछे F कोस 37 डिग्री, और ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग वैल्यू की कंडीशन में म्यू इनटू एन के। अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं,
नॉर्मल की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो F cos 37 डिग्री बराबर म्यू, म्यू की वैल्यू सवाल में 0.5 दी गई है, और जो आपका यहाँ पे नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल यहाँ पे 20 माइनस F साइन 37 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो आपका अप्लाइड फोर्स F आने वाला है इसकी वैल्यू होगी बच्चों 0.5 इंटू 20 यानी 10 डिवाइडेड बाय 10 इज डिवाइडेड बाय इधर से cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5 यानी 0.8 प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो म्यू साइन 37 डिग्री 0.5 इंटू साइन 37 डिग्री 0.6 यानी ये आ जाएगा 0.3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 10 डिवाइडेड बाय 1.1 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 100/11 न्यूटन। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। यहाँ पर देखिए बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक विल बी। बच्चों सरफेस क्या लगाएगी? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने अभी बताया भी था बच्चों, ये बराबर होता है फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, तो मैंने बोला एक तो लगेगा mg, दूसरा क्या लग रहा होगा बच्चों, कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर बच्चों नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। पर हम नॉर्मल और कॉन्टैक्ट को, नॉर्मल और फ्रिक्शन को मिला करके कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं, और तीनों फोर्स मिलाकर यहाँ पर कितना है बच्चों 0 है। तो तनिक समझने का प्रयास करना बच्चों, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन प्लस mg बराबर कितना है यहाँ पर 0, और नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन यही तुम्हारा नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस या कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तुम्हारा माइनस mg के बराबर है, यानी mg यहाँ पर आपका नीचे की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपका ऊपर की तरफ 30 न्यूटन ही लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस बोलूं या कॉन्टैक्ट फोर्स बोलूं तो डेट इज 30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल, अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। इन द फिगर शोन अ रिंग ऑफ मास m एंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m आर इन इक्विलिब्रियम। द स्ट्रिंग इज टाइट एंड पुली P does not offer any friction. The coefficient of friction between pole and m is mu. The friction force offered by the pole on mass m capital M is। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं इस रिंग की बात करता हूँ। इस रिंग पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल mg। बच्चों यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा, और ये जो टेंशन होगा बच्चों इसे कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन को यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। तो इसे यहाँ पर नीचे जाने से रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही जिम्मेदार है। फ्रिक्शन यहाँ पर स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर सीधी सी बात है कैपिटल mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा बच्चों वो ऊपर की तरफ लगेगा और किसके बराबर होगा, कैपिटल mg के। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक बी ऑफ मास 100 kg रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/3। अ रोप इज टाइड टू ब्लॉक बी एज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which boy A of 25 kg can climbs on the rope without making block move is। यहाँ पे अगर हम बच्चों प्रैक्टिकली सोचें तो लड़का जितने ज़्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा, जितने ज़्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा वो उतना ज़्यादा रस्सी पे फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा रस्सी पे फोर्स लगेगा, टेंशन उतना ज़्यादा होगा, तो ब्लॉक बी के हिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन पे बात करेंगे, हम उस सिचुएशन की बात करेंगे कि बी बस हिलने ही वाला है। तो जब हिलने ही वाला होगा तो बी पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा एज वेल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा।
तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहली बात हमने मैक्सिमम एसिलेशन लड़के का ऊपर की तरफ ए नोट मान लिया। देखते हैं इसको बच्चों, लड़के के एसिलेशन को हमने ऊपर की तरफ मान लिया है बच्चों ए नोट, द मैक्सिमम एसिलेशन, जिससे लड़का चढ़े और ब्लॉक भी ना खिसके। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा और किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इनटू एन के। यहाँ पर दूसरी बात है लड़के की, अगर हम बात करें सिर्फ लड़के की, तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा 25 G और यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T। सबसे पहले अगर हम लड़के का अगर FBD देखें तो लड़के पे ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, नीचे 25 G लग रहा है। तो लड़के का जो होगा बच्चों नेट फोर्स टेंशन माइनस 25 G बराबर M है, M इंटू ए। तो मास कितना होगा, लड़के का मास 25 है और जो लड़के का जो एसिलेशन होगा बच्चों मैक्सिमम एसिलेशन, जिससे कि ब्लॉक भी ना खिसके, डेट इज ए नॉट। तो ये तो एक इक्वेशन आ गई, टेंशन निकल जाएगा तो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अब टेंशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब बी का FBD बनाते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक बी हो गया। बी पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर टेंशन T ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन T ऐसे लगेगा और इसके अगर कंपोनेंट करेंगे तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा T cos 37 डिग्री और टेंशन का ही जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आएगा T sin 37 डिग्री। तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट हमने T sin 37 डिग्री ले लिया। दूसरी बात ये है कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और 100 किलो का ब्लॉक है, तो नीचे जो mg लगेगा वो भी लगेगा बच्चों 100G। और देखिए बच्चों इस पे क्या क्या फोर्स लगने वाले हैं। सरफेस भी तो फोर्स लगाएगी ना, तो मैंने कहा कि सरफेस एक तो फोर्स लगाएगी फ्रिक्शन और दूसरा जो फोर्स लगाएगी सरफेस वो लगाएगी बच्चों नॉर्मल। सबसे पहले हम नॉर्मल को निपटा लेते हैं। तो बच्चों नॉर्मल जो होगा किसके बराबर होगा, नॉर्मल 100G को बैलेंस कर रहा है और नॉर्मल प्लस T sin 37 डिग्री, यानी ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं, ये ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं यानी नॉर्मल प्लस T sin 37 डिग्री दोनों मिला के 100G के बराबर है। तो नॉर्मल अकेला 100G माइनस T sin 37 डिग्री के बराबर होगा। और फ्रिक्शन जो होगा बच्चों जितना आगे उतना पीछे, अभी तक हिलने वाला नहीं है, हिलने वाला है लेकिन हिला नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर देखेंगे तो बी अभी तक नहीं हिला है, बी ब्लॉक, तो जितना आगे उतना पीछे। तो फ्रिक्शन जो होगा वो बेसिकली T cos 37 डिग्री के बराबर होगा और लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/3 दी गई है और नॉर्मल अगर हम अभी अभी निकाले ही हैं, नॉर्मल की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे बच्चों तो नॉर्मल की वैल्यू हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, 100G माइनस T sin 37 डिग्री 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 100/3। माइनस वाली टर्म इधर प्लस आ जाएगी तो T cos 37 डिग्री प्लस sin 37 डिग्री बाई 3। cos 37 की वैल्यू 4/5, sin 37/3 की वैल्यू 1/5। तो ये 4/5 1/5 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा बच्चों, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 100/3 इंटू जी के बराबर। टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं बच्चों 100/3 इंटू जी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 100 माइनस 75 यानी 25G/3 बराबर 25 A नोट। और फाइनली हमारा जो A नोट आएगा बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी G/3। तो एसिलेशन ऑफ मैन या बॉय जो मैक्सिमम एसिलेशन है जिसके लिए बिना चले, डेट इज G/3। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं बच्चों। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर लॉन्ग रफ प्लांक बी ऑफ सेम मास एज शोन इन फिगर। द प्लांक इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस
at time t equal to 0, block A is given a velocity v0 in horizontal direction. Let v1, v2 be the velocities of block A, B at time t. Then choose the correct graph. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ब्लॉक ए है t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी v0 है, b की वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर फ्रिक्शन सिर्फ a और b के बीच में है, ग्राउंड और b के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों a का अगर FBD बनाऊंगा, a हो गया और नीचे प्लांक हो गया बच्चों b, तो a पर जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, और एक्शन रिएक्शन से अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन म्यू इंटू एन आगे की तरफ लगेगा बच्चों इस वाले ब्लॉक पे। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारी बात करेंगे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी v0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों 0। सिचुएशन की बात करें t बराबर 0, बच्चों दोनों का मास बराबर है, दोनों पे फोर्स बराबर है, तो दोनों पर एसिलेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पर इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसका एसिलेशन पीछे की तरफ होगा a नोट, इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इसका एसिलेशन आगे की तरफ हम a नोट मान लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अगर हम a के बारे में बात करेंगे बच्चों तो a की जो वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आएगी। a की वेलोसिटी को v1 बोला गया है तो v1 बराबर होगा v0 माइनस a नोट इंटू टी, और b की जो वेलोसिटी होगी v2, तो v2 बराबर आपका आएगा बच्चों v2 की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू a नोट इंटू टी, v बराबर u प्लस ए टी, b का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v बराबर u प्लस ए टी, u 0 है तो सिर्फ ए टी के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, कब तक, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट वंस बोथ विल अचीव द सेम वेलोसिटी दे विल मूव टुगेदर फॉर एवर। यानी एक बार दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो फिर हमेशा के लिए दोनों साथ चलेंगे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ग्राफ, तो पहली बात तो अगर हम यहाँ चारों ग्राफ में देखेंगे तो सी और डी को तो कंसीडर करना ही संभव नहीं है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ v1 का भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और v2 का भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो यहाँ पर आगरा भी ऑप्शन संभव नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ऑप्शन संभव है। और अगर हम बिना ऑप्शन देखे भी अगर आंसर करते तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पर v2 इनिशियली 0 था, 0 से फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन करने के बाद स्ट्रेट लाइन है, और वहीं अगर हम बात करते बच्चों v1 की तो v1 कहीं ऊपर से चालू होता, रिड्यूस होता और फिर वापस से कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डेट इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। अ ब्लॉक इज पुश्ड विद सम वेलोसिटी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, इट स्टॉप्स आफ्टर असेंडिंग फ्यू मीटर्स and then reverse its direction and returns back to the point from where it started if angle of inclination is 37 degree and the time of climbs up is half of the time to return back, then coefficient of friction is। बच्चों सवाल में क्लियरली मेंशन है कि ऊपर जाने का जो टाइम है वो नीचे के आने के टाइम का आधा है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ऊपर जाने का जो टाइम होगा टी अप, अगर मैंने कहा कि ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट होके अगर यहां तक जाता है, इस डिस्टेंस को अगर मैंने L बोल दिया तो L बराबर यहाँ पर हाफ AT स्क्वायर बोलने में कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर टी अप की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर जाने में जो लगा टाइम है डेट इज इक्वल टू √2 L बाय अप का एसिलेशन हमने बोल दिया A1, और टी डाउन जो होगा बच्चों इसको हम T1 बोल देते हैं, और टी डाउन जो है बच्चों यहाँ पर डेट इज √2
L/A2, इसको हमने बोल दिया T2। ऊपर जाते टाइम एसिलेशन अलग है, नीचे आते टाइम एसिलेशन अलग है, तभी बच्चों यहाँ पे टाइम अलग अलग लग रहा है। और यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है बच्चों, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, T1 जो है बच्चों वो T2 का हाफ है। तो यहाँ से हम इसको तो एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं बच्चों कि T1/T2, T1/T2 की जो वैल्यू होगी, T1/T2 की जो वैल्यू होगी वो बच्चों यहाँ पर बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी? T1/T2 की वैल्यू अंडर रूट का A2/A1, अंडर रूट का A2/A1। अब देखते हैं बच्चों A1 A2 कितना आता है। बच्चों जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग कर रहा है, तो नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा डेट इज mg sin थीटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ म्यू एन। और यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि इधर mg cos थीटा लग रहा है जिसको कि नॉर्मल ही बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो जो असेंडिंग के टाइम जो एसिलेशन है A1 नेट फोर्स बराबर ma से अगर हम देखेंगे तो डेट इज g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा के बराबर आएगा। सेम टू सेम बात है बच्चों, जब लोग डिसेंड कर रहा होगा, जब वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, जब वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी उस मोमेंट पर भी बच्चों mg साइन थीटा नीचे ही लगेगा, पर अब की बार जो फ्रिक्शन होगा बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन यानी म्यू mg cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगा। और अब जो एसिलेशन होगा बच्चों, जब ऊपर जा रहा था तब भी एसिलेशन नीचे की तरफ था, और जब नीचे आ रहा है तब भी एसिलेशन नीचे की तरफ है। तो अब जो एसिलेशन होगा A2 बराबर होगा सेम g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर। और जैसे कि हमने अभी अभी सोल्व किया भी था बच्चों कि T1/T2 की वैल्यू अंडर रूट का A2/A1 के बराबर है, और T1 बराबर T2/2 के बराबर है, और थीटा जो है वो हमें 37 डिग्री दिया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर A1/A2 जो होगा बच्चों अंडर रूट में ये बराबर होगा T2/T1 के। T2 T1 से क्योंकि 2 गुना है, ये तो हमने अभी अभी देखा ही है, तो T2/T1 की जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी बच्चों 2 के बराबर। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो A1/A2 बराबर 4 आ जाएगा, और A1/A2 जो 4 आ जाएगा तो A1A2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो जी दोनों तरफ कट जाएगा, तो कितना आने वाला है बच्चों यहाँ पर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर 4। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, थीटा बराबर गिवन है, थीटा बराबर 37 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पर साइन 37 की वैल्यू जो होगी साइन 37 होगा 3/5 प्लस म्यू 4/5, 3/5 माइनस म्यू 4/5 बराबर 4। 5 यहाँ पर सब जगह कट ही जाएगा, और यहाँ पर फाइनली जो आपको मिलने वाला है इक्वेशन 3 + 4 टाइम्स ऑफ म्यू बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 16 म्यू, यानी इधर अगर हम जाएंगे तो इधर तो 9 बचेगा और इधर 20 बचेगा, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी डेट इज 9/20, 9/20। देख लीजिए आराम से। अगला प्रश्न निकालते हैं बच्चों। अ मैन ऑफ मास 50 kg इज पुलिंग ऑन अ प्लंक ऑफ मास 100 kg। एक आदमी है जिसका खुद का मास 50 किलो है
और वो 100 kg के प्लांक पे खड़ा हुआ है और एज शोन इन फिगर वो रस्सी को खींच रहा है। अब सवाल में जो पूछा गया है, ये पूछा गया है इफ बोथ मैन एंड प्लांक मूव्स टुगेदर फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन। अगर दोनों साथ साथ फिसल रहे हैं, दोनों कैसे फिसल रहे हैं? साथ साथ, तो कुल मिलाकर आदमी पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब सबसे पहले अगर इनका हम एबीडी बनाएंगे तो यहां पर इसको समझिए, आदमी पे टेंशन टी ऐसे लगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, प्लांक पे टेंशन टी ऐसे लगा और प्लांक पे फ्रिक्शन आगे लगा। टेंशन कितना? जितने से आदमी ने खींचा 100 न्यूटन, तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 100 न्यूटन। 1 बाय 1 हम यहाँ पर बात कर लेंगे, हमें सब बात समझ में आ जाएगी। आदमी का मास सवाल में दिया है 50 kg और प्लांक का मास दिया हुआ है 100 kg। पहले अगर हम दोनों को एक सिस्टम मान ले, पूरे को एक सिस्टम मान ले, तो यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, यानी दोनों पे मिला के 2T, और कोई यहाँ पर ग्राउंड तो फ्रिक्शन लगा नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2T बराबर m है। तो दोनों को अगर हमने सिस्टम माना बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा 50 + 100, 50 + 100, अच्छे से इसको लिख लेते हैं बच्चों, आदमी, और इसको अगर हमने एक सिस्टम मान लिया है तो यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन, तो 50 + 100 × A बराबर आपका हो गया 2T। टेंशन हमको 100 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है, तो एक्सीलरेशन जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर वो आ जाएगा 200/150, यानी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4/3 मीटर/सेकंड²। दूसरी बात करेंगे, अब दोनों में से या तो आदमी का एफबीडी बना लीजिए या प्लांक का बना लीजिए। आदमी का बना लेते हैं। टेंशन लगा आगे 100 न्यूटन, पीछे की तरफ आदमी पे हम फ्रिक्शन मान लेते हैं, गलती होगी तो सुधर जाएगा, फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना बोलो बच्चों? 4/3, और आदमी का जो मास है, मास ऑफ मैन इज 50 kg। तो देखिए बच्चों, नेट फोर्स बराबर है में टेंशन माइनस फ्रिक्शन बराबर 50 × A। टेंशन कितना है? 100, फ्रिक्शन मालूम करना है 50, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 100/3 न्यूटन, और यही सवाल में पूछा गया है। तो जो आपका आंसर होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 100/3, और ऑब्वियस सी बात है आदमी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। टेंशन अगर राइट लग रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए बच्चों, अगेन बहुत ही प्यारा सा सवाल है। A force of 100 Newton is applied on the block of mass 3 kg as shown in figure. The coefficient of friction between the wall and the surface of block is 1/4. Calculate the friction force acting on the block. अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस फोर्स के कंपोनेंट ले लेता हूँ। इस फोर्स का एक तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आगे की तरफ आएगा बच्चों। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा बच्चों? ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। तो आगे की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा ये आएगा बच्चों 100 cos 30 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 50√3 न्यूटन। और ऊपर की तरफ जो आएगा बच्चों ये आएगा 50 ही आ जाएगा, क्योंकि ये आएगा बच्चों 100 sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा सीधे सीधे 50 न्यूटन। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ब्लॉक को, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे की तरफ जो ब्लॉक पे mg लग रहा है 30 न्यूटन, आगे की तरफ ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है 50√3, और ऑब्वियस सी बात है बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और ऊपर की तरफ ही ऊपर नहीं बच्चों, यहाँ पर इस केस में फ्रिक्शन को नीचे लगना पड़ेगा, क्योंकि 50 और 30 में 50 बड़ा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर बच्चों नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो नॉर्मल कितना आ रहा है?
तो नॉर्मल हमारा आएगा बच्चों 50√3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होगा बच्चों, डेट इज म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 1/4 इंटू 50√3। अगर बच्चों ये यहाँ पर साथ साथ चल रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है, अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 50 न्यूटन जो होगा वो बराबर होना चाहिए आपका 30 प्लस फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए 20 न्यूटन के। अगर फ्रिक्शन 20 न्यूटन के बराबर होगा तो स्टैटिक होगा, और फ्रिक्शन हमेशा बड़ा भी होना चाहिए बच्चों, किससे? फ्रिक्शन बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए। फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों? 50√3/4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसके लिए कि ब्लॉक ना चले, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है 50√3/4 बच्चों। 50√3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो यानी 50√3 की वैल्यू 85 से तो बड़ी है, और 85/4 तुम्हारा 20 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिटिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन यहाँ पर हमें 20 न्यूटन मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन जो आएगा बच्चों फाइनली 20 न्यूटन। फ्रिक्शन इज स्टैटिक, और फ्रिक्शन अगर स्टैटिक होगा बच्चों तो ये ब्लॉक कहीं मूव करने वाला नहीं है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 20 न्यूटन। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक इज 0.5। इफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 20 न्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन 5 kg। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग रहा है, तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो देखेंगे बच्चों, जो कि सवाल में बोला गया है फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, तो यानी फ्लोर तो कोई भी फ्रिक्शन ऑफर करने वाला नहीं है। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, जो कि सवाल में बोला भी गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, अच्छा नहीं बोला गया, ये बात नहीं बोली गई है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते तो 5 + 10 15, इनके एसिलेशन को अगर मैं a मान लेता तो 15 × a बराबर f होता। तो जो a आता बच्चों, या 15 × a की वैल्यू किसके बराबर आती? f के। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो FBD बनाएंगे, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा बच्चों, क्योंकि ये 5 kg का ब्लॉक है, ए की अगर हम बात करेंगे तो ब्लॉक ए का जो मास है बच्चों डेट इज 5 kg। नीचे इस पे mg लगेगा बच्चों 50 न्यूटन। तो जो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू भी है बच्चों यहाँ पर 50 न्यूटन ही आएगी। तो नॉर्मल 50 न्यूटन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होता है डेट इज म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल हमारा 50 न्यूटन है, तो डेट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 25 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन लग कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। चूंकि फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू, इसका मतलब फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर। तो यहाँ पर बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो अब दोनों में से किसी का भी एक FBD बना दीजिए। ऊपर वाले की बात कर लेता हूँ, 5 kg वाले की। 5 kg वाले पे आगे तो F लग गया, पीछे की तरफ कितना फोर्स लग गया? 20 न्यूटन बोले तो फ्रिक्शन। और नीचे वाले की अगर हमने बात करी बच्चों, तो नीचे वाले का मास है 10 kg, और नीचे वाले पे तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है, और कितना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों यहाँ पर? 20 न्यूटन। दोनों का एसिलेशन सेम होना चाहिए, एसिलेशन ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। इसका एसिलेशन भी a, तो इसका एसिलेशन भी कितना होना चाहिए? अगर नीचे वाले के FBD को अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो 10 × a बराबर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर बच्चों एसिलेशन तो आ गया आपका 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और एसिलेशन अगर आपने 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर रख दिया, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर एसिलेशन अगर आपने रख दिया, तो यहाँ से जो आपका अप्लाइड फोर्स F है वो आ जाएगा आपका बच्चों 30 न्यूटन। और यही सवाल में पूछा गया है।
अगला सवाल देखते हैं, इसको चाहे तो आप आराम से तसल्ली से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A block of mass m slides down on a frictionless incline as shown. Find the minimum friction coefficient so that m does not slide with respect to m. बच्चों, जो कैपिटल M है ये तो स्लाइड करेगा, पर इसके ऊपर जो स्मॉल m है ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला नहीं है। तो जैसा हमने सूडो फोर्स की बात की थी उसी से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एबीडी बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका जो एसिलेशन होना चाहिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो एसिलेशन यहाँ पर आएगा बच्चों जी साइन थीटा के बराबर या जी साइन 37 डिग्री के बराबर। तो मैं यहाँ पर जितनी बात करने जा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू वेज या लोअर ब्लॉक बोल सकता हूँ, वेज बोलूँ या लोअर ब्लॉक बोलूँ, जिसका मास कितना है बच्चों कैपिटल है। अब यहाँ पर अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चों उसे तो हम रुका हुआ ही मानते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इस पे एसिलेशन ए इधर लग रहा है तो इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा वो अलोंग द इंक्लाइन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? mg साइन थीटा लगेगा, और ये जो एंगल होगा कितना होगा बच्चों? थीटा। अब इसी को और फर्दर कंपोनेंट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, दोबारा से फोटो बना रहा हूं। ये कैपिटल M वाला ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर स्मॉल m मास वाला छोटा ब्लॉक हो गया। सूडो फोर्स अगर हम लगाएंगे तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्योंकि ये इधर की तरफ एसिलेट कर रहा है जी साइन थीटा से, तो इस पर जो सूडो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, सूडो जो लगेगा किसके रेस्पेक्ट में लगेगा? सूडो जो लगेगा वो लगेगा आपका विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। देखिएगा बच्चों, अब इसके अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो ये जो सूडो लगा बच्चों, इसका जो कंपोनेंट आएगा सूडो कितना लगेगा? mg साइन थीटा के बराबर लगेगा। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये आएगा mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा स्मॉल mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे लगेगा स्मॉल mg, और ऊपर की तरफ यहाँ पे बच्चों लगेगा नॉर्मल, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। और दोनों साथ साथ चलें इसके लिए फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन होगा बच्चों यहाँ पर mg साइन थीटा कोस थीटा के बराबर, और नॉर्मल अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो mg 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चों तो जो आपका फ्रिक्शन आने वाला है, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा आपका mg साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, जो कि छोटा या बराबर होना चाहिए बच्चों म्यू इंटू एन। नॉर्मल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों mg कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे बच्चों तो mg से mg यहाँ पर शहीद हो जाएगा, और यहाँ पर एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो म्यू जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए टेन थीटा से, तभी यहाँ पर किसी भी तरह की दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होने वाली नहीं है। और यहाँ पर बच्चों थीटा की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 37 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे तो
ये आ गया बच्चों थीटा बराबर tan 37 डिग्री। तो यहाँ से म्यू जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 3/4 से।